तो आज देश 1971 में पाकिस्तान पर बेमिसाल विजय की गौरव गाथा याद कर रहा है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। ये दिन हर भारतीय के लिए खास है। यही वजह है कि देश भर में इस दिन को याद करते हुए कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। देश अपने वीर सपूतों की जाबाजी और उनकी शहादत को कभी नहीं भुलाता। ये तस्वीरें इसकी गवाह है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की स्याही से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश की तकदीर लिखी थी। आज ही के दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। इस गौरवशाली गाथा का उत्सव बॉलीवुड भी मना रहा है। 1971 की जंग पर आधारित सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च अब से थोड़ी देर में किया जाना है। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी असीम बस्सी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे पंचकुला से आपको लिए चलते हैं। असीम, कैसे मनाया जा रहा है आज वहां पर विजय दिवस का कार्यक्रम, दिखाइएगा। जी हाँ, क्योंकि पूरे देश में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 वॉर में भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया था, तो हम इस वक्त चंडी मंदिर में हैं, जो वेस्टर्न कमांड है पंचकुला में। और आप देख सकते हैं कि अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जो बहादुरी थी, वेलर था, उसको याद रखा गया है। मैं आपको बताऊं, जब 1971 में वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला, वो बैटल ऑफ बसंतर में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 3 टैंक्स के साथ पाकिस्तान के लगभग 6 से 10 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उन्होंने 21 साल की उम्र में ही जो है शहादत उनको हासिल हुई थी। लेकिन आज भी इतने साल बाद भी उनके इस बहादुरी को और शौर्य को सब याद रखते हैं। आज सुबह हमने देखा, जब ये फंक्शन था, तो उनके कोर्समेट्स, उनके बैचमेट्स, उनके साथ जो पढ़ते थे, जो उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे, सभी ने उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए, उनकी बहादुरी को याद किया। और मुझे याद है, कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उन्होंने ये कहा था, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने, कि मैं कुछ ना कुछ अपनी रेजिमेंट के लिए जरूर करूंगा। वो टैंक कमांडर थे और उस वक्त कुछ भारतीय टैंक्स फंस गए थे और उन्होंने खुद उन टैंक्स को निकाला और उसके बाद पाकिस्तानी टैंक्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया। सो आज यहाँ पर वेस्टर्न कमांड में, पंचकुला में, उनकी बहादुरी को याद किया गया, उन्हें ट्रिब्यूट्स दिए गए। जी असीम, अगर इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध जो है वो खास तौर पे बांग्लादेशियों के लिए लड़ा गया था। भारत ने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए युद्ध पाकिस्तान से किया गया और आखिरकार बांग्लादेश को मुक्ति मिली। तो इससे जुड़ा जो इतिहास है, जरा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, क्योंकि बांग्लादेश एक टाइम पर पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उस वक्त भारत ने अग्रेशन दिखाया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि 1965 में भी भारत ने जीत प्राप्त की थी और 71 में उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया पाकिस्तान से और डिवाइड कर दिया पाकिस्तान को। नहीं तो वो वेस्टर्न पाकिस्तान माना जाता था। उसको जो फ्री करा के, जो भारत ने ना सिर्फ बांग्लादेश को फ्री कराया, लेकिन हजारों जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्होंने घुटने टेके, सरेंडर किया। और वो इतिहास है कि किस तरह भारत की जो फौज है लगातार हमेशा ही तगड़े तरीके से लड़ती रही है और पाकिस्तान को घुटनों में लाती रही है। जी हाँ, 1971 की वॉर पिवटल रोल निभाया था उसने बांग्लादेश की फॉर्मेशन में। असीम, देखिए आज विजय दिवस है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, उनको आज के इस दिन से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि बड़ी इंस्पायरिंग हिस्ट्री है भारतीय फौज की, इंडियन आर्मी की बड़ी एक मेरिटोरियस हिस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि जितने यंग ऑफिसर्स भी थे, क्योंकि करंट ऑफिसर्स ने आज बात नहीं की, लेकिन वो वेटरन्स को और जो रिटायर्ड फौजी थे उनकी बातें सुन रहे थे, वो इंस्पिरेशन थे। और आज मैंने देखा कि यंग ऑफिसर्स जो सर्विंग है भारतीय फौज के, वो उनकी गाथा बता रहे थे। और जब यहाँ पर एक फिल्म प्ले की गई और उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि, और डेफिनेटली वो मोटिवेट होते हैं। तो यंगस्टर्स को, यंग जनरेशन, क्योंकि आगे जो उनके ही शोल्डर्स पे जो है भारत रहेगा, तो मुझे लगता है उनकी इंस्पिरेशन जो है उनको लेनी चाहिए और आगे जाके ऐसे हीरोइक्स जो है एक बहुत बढ़िया जो फ्यूचर है उसको फॉर्म करता है। असीम, आज का दिन जो है वो सिर्फ जवानों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज विजय दिवस है, शौर्य का उत्सव मनाया जा रहा है। आप इस वक्त पंचकुला में हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम इस वक्त जो है वहां होने वाले हैं और पूरे दिन का जो कार्यक्रम है, जरा उसके बारे में बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम है जो आज पूरे दिन भर मनाए जाएंगे, किस तरह से ये जश्न है जो मनाया जाएगा।
जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, तो विजय दिवस के तहत आज उनको यहाँ पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए गए। ये मेरे पीछे उनका स्टैचू है। यहाँ सभी जो फौज के सीनियर अधिकारी थे, जो सर्विंग और नॉन सर्विंग जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने यहाँ पर आके उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए। उसके बाद एक फिल्म प्ले की गई जिसने अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के हीरोइक्स को दिखाया, किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था वो किया। उसके बाद और भी फंक्शंस हैं, सेमिनार्स हैं, जिसमें रिटायर्ड जो फौज के लोग हैं वो जा रहे हैं। भी क्या क्या 1971 में ना सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल बल्कि और किन लोगों ने भूमिका निभाई थी पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए। सो आज लगभग दोपहर तक ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें जो है ये सारा जो भारतीय फौज का जो शौर्य है उसके बारे में बात होगी, और जो 1971 में हमने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी उसकी बातें होंगी। सो बड़ा दिन है भारतीय फौज के लिए, इंडियंस के लिए, कि वो याद रखते हैं अपनी हिस्ट्री को और किस तरह पाकिस्तान को बार बार उन्होंने धूल चटाई है। असीम, विजय दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन पर क्या स्कूल कॉलेज की अगर हम बात करें वहां पर भी कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं देशभक्ति से जुड़े? यहाँ जो वेस्टर्न कमांड में है मेन कार्यक्रम यहाँ है, लेकिन कुछ आसपास स्कूल कॉलेजेस में जो है वो प्रोग्राम रखे गए थे। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो अरुण खेत्रपाल जी को याद करते हैं। सर, आप लाइव हैं जीएनटी के ऊपर। अरुण खेत्रपाल, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को याद किया गया आज यहाँ पर, और किस तरह विजय दिवस जो है मनाया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं और अरुण जी को किस तरह याद करते हैं? अरुण जी एक बहुत बहादुर ऑफिसर इंडियन आर्मी के हैं और उन्होंने बहादुरी अपनी कबूल की, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और जो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनको हुक्म दिया हुआ था कि पीछे नहीं हटना, तो हालांकि उनका गन फायर नहीं कर रहा था, उन्होंने बोला हमारा टैंक यहां से विड्रॉ नहीं करेगा आखिरी दम तक। अरुण खेत्रपाल बहुत ही महान आदमी और बहुत ब्रेव सोल्जर थे। जिस तरह विजय दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, किस तरह हमने 1971 की वॉर जो है वो जीती है, तो इससे यंग जनरेशन किस तरह इंस्पायर होती है? जो उन्होंने कट कर लो। सो आपने सुना अभी अरुण खेत्रपाल को किस तरह याद करते हैं कि उनकी बहादुरी आज भी सभी के दिलों में जो है वो जिंदा है। जी हाँ, बिल्कुल असीम, अरुण खेत्रपाल के साथ साथ आज पूरा देश जो है वो उन जवानों को भी नमन कर रहा है, सल्यूट कर रहा है, याद कर रहा है। इस विजय दिवस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय दिवस का नाम आते ही लोगों को 1971 की वो ऐतिहासिक जीत याद आ जाती है, वो दिन याद आ जाता है जब भारतीय सेना की मदद से नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उस युद्ध ने भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल दी थी। ये युद्ध तो सिर्फ 13 दिनों तक चला था, पर इसका असर दशकों तक महसूस किया गया था और आज भी किया जाता है। आज युद्ध को 54 साल बीत चुके हैं, पर आज भी उस जीत को याद कर गौरव से दिल भर जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस खास मौके पर 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की शौर्य, पराक्रम एवं बलिदान को सलाम किया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता में ईस्टर्न कमांड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अमर शहीदों को याद किया। वहीं पंचकुला में इस मौके पर वेस्टर्न कमांड की ओर से विजय उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि तेलंगाना में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। हिंदुस्तान के लिए 1971 की जीत अनमोल है। इस जीत ने केवल दुनिया में भारत का मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि भारत की मदद से बांग्लादेश नई पहचान के साथ दुनिया के मानचित्र में स्थापित हुआ। जीत के उसी उल्लास को 55 साल बाद देश याद कर रहा है। देश उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो देखिए, विजय दिवस के मौके पर अब बात करते हैं बॉर्डर 2 फिल्म की, जिसका ट्रेलर लॉन्च मुंबई समेत देश के चुनिंदा शहरों में अब से थोड़ी देर बाद 1:30 बजे किया जाएगा। देश के जाबाजों को सलाम करने के लिए और उस गौरवशाली दिवस के सम्मान में मेकर्स ने आज के दिन की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। देखिए रिपोर्ट। आज 16 दिसंबर की तारीख है।
विजय दिवस का दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। जब अपने वीर जाबाजों की गाथा को याद कर पूरा देश शौर्य और पराक्रम का उत्सव मना रहा है। शौर्य और पराक्रम के कैसे ही उत्सव का गवाह बनेगा सिल्वर स्क्रीन। इस विजय दिवस पर बॉलीवुड भी करेगा देश को सलाम। असल मायने में तो देश की विजय गाथा का गवाह सिल्वर स्क्रीन अगले साल 23 जनवरी को बनेगा, जब देश भर के सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 रिलीज होगी। 1971 के जंग में पाकिस्तान पर भारत की जीत की विजय पटाखा लहराने वाली फिल्म। लेकिन उसकी शुरुआत होगी अब से थोड़ी ही देर बाद। आज दोपहर ठीक 1:30 पर मायानगरी मुंबई समेत देश भर के चुनिंदा शहरों में बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च किया जाएगा, जिनमें दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद और बिहार के कुछ चुनिंदा शहर शामिल हैं। बॉर्डर फिल्म के मेकर्स ने एक दिन पहले ही वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि 16 दिसंबर यानी आज 1:30 बजे बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज किया जाएगा। अनाउंसमेंट प्रोमो वीडियो में ये भी खुलासा किया गया है कि बॉर्डर 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग की कहानी को दिखाया जाएगा, जो 1655 घंटों तक चली थी। इस वीडियो के साथ ही कैप्शन में लिखा है, एक ऐसा पल जिसने राष्ट्र का इतिहास रच दिया, अब नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। दोपहर 1:30 बजे साल के सबसे अवेटेड टीजर के साथ इंतजार खत्म होगा। बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को दस्तक देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में कास्ट और क्रू की मौजूदगी में बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च होगा, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी भी मौजूद रहेंगे। देशभक्ति से भरी इस फिल्म का क्रेज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब तक इस फिल्म से जुड़े तमाम किरदारों के फर्स्ट लुक सामने आ चुके हैं। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, आहान शेट्टी के आक्रामक फर्स्ट लुक से देशभक्ति से ओतप्रोत इस फिल्म की तासीर अभी भी देखने लगी। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाके में जंग लड़ी गई थी, जिसमें जीत हिंदुस्तान की हुई थी। भारत की इस ऐतिहासिक जीत का ताना बाना आपको बॉर्डर 2 में नजर आएगा। बॉर्डर 2 में सच्ची कहानियां, भारतीय सैनिकों की बहादुरी दिखाई जाएगी। सेना, नौसेना और वायुसेना ने किस कदर देश की जीत सुनिश्चित की थी, वो गाथा दिखाई जाएगी। बॉर्डर 2 1997 में रिलीज क्लासिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। तो बस कुछ देर का इंतजार और फिर बॉर्डर 2 के टीजर लॉन्च के साथ दिखेगी भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम की वो दास्तां, जिसे याद कर आज भी देशवासियों का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ठीक 54 साल पहले आज ही के दिन भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के दंग का दमन कर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर कर दिया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने युद्ध की शुरुआत से पहले इंदिरा गांधी से कहा था कि पाकिस्तान को हराने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ 13 दिनों में भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। युद्ध के आखिरी दिन यानी 16 दिसंबर को भारत के शूरवीरों के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम। 16 दिसंबर की कहानी बस एक मुल्क, उसकी जमीन, उसके दुस्साहस, उसके अहंकार और उसकी पहचान के टुकड़े हो जाने भर की कहानी नहीं है। बल्कि ये एक ऐसे देश की भी कहानी है जो किसी गैर मुल्क में अपनी ही सरकार के जुल्म और सितम की आंच में झुलसते लाखों लोगों की रक्षा के लिए खुद युद्ध की आग में कूद पड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसने लाख उकसाने पर भी कभी आगे बढ़कर हमला नहीं किया, लेकिन जब छेड़ा गया
तो अपने पराक्रम से शत्रु को ऐसा सबक सिखाया जिसकी टीस उसे आज आधी सदी बाद भी सालती है। ये कहानी है भारत और उसकी सेना के अप्रतिम शौर्य, साहस और बलिदान की। आज सारा देश 1971 की बेमिसाल जीत की गौरव गाथा याद कर रहा है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की स्याही से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश की तकदीर लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के इस खास दिन को विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर आर्मी ने एक वीडियो जारी कर वीरता के अनुपम शौर्य गाथा को याद किया है। वीडियो देखिए। और कोलकाता में सेना ने 54वें विजय दिवस का जश्न मनाया। जवानों ने युद्धाभ्यास के दौरान अपना युद्ध कौशल दिखाया। हेलीकॉप्टर से जवानों ने स्काई डाइविंग की और तिरंगा वाले पैराशूट से नीचे उतरे। देखिए भारतीय जवानों के शौर्य और अद्भुत जज्बे की ये झलक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने मेड इन टर्की ड्रोन का इस्तेमाल कर जालंधर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश को खाक में मिला दिया था। इसी से जुड़ी एक प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई गई। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 7 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन पहला सबूत जो भारतीय टेलीविजन पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ में एक ट्रायंगल था जो चीन और टर्की का था, जिसको लेकर पाकिस्तान अपनी ताकत में कई ज्यादा इजाफा करना चाह रहा था। और ये उसका सबूत है, यानी तुर्की द्वारा बनाया गया वो ड्रोन जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर रही थी। अब इसको उड़ाया कहां से गया? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से। लाहौर से इसको उड़ाया गया था और इसका टारगेट था होशियारपुर, यानी ये इलाका। और होशियारपुर के इस इलाके पे टारगेट करना था। इसका पेलोड करीबन एक्सप्लोजिव का 10 kg था, लेकिन इसको इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले ही इस इलाके में शूट डाउन कर दिया गया, अमृतसर से पहले ही। और ये कैसे किया गया ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका पूरा काम जो था वो भारतीय सेना की साइबर विंग ने किया। और लगातार वो कैसे किया गया ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जब ये ड्रोन मार गिराया गया तो इसके डेटा से ये सारी चीजें जानकारी मिल पाई कि कहां से उड़ान भरी थी इसने और इसका टारगेट क्या था और कैसे किया गया। ये सारी साइबर विंग की तरफ से ये तैयारियां की गई थी। और उस समय आपको याद होगा कि कई ड्रोन जो थे पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमारे कई इलाकों को टारगेट कर रहे थे और उसी वक्त हमारी सेनाओं ने ऐसे कई ड्रोनों को मार गिराया था। लेकिन तुर्की का ये ड्रोन वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन अगर आप देखें तो ये तुर्की का ड्रोन है जिसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 10 kg के एक्सप्लोजिव की और इसकी जो रेंज है 80 से 100 किलोमीटर की है। यानी आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को कैसे कई मुल्क लगातार मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने इसी तरीके का ऑपरेशन सक्सेसफुली लीड किया। और अब देखिए दृढ़ संकल्प, अनुशासन और देशभक्ति की दो तस्वीरें। एक महाराष्ट्र से है तो एक पंजाब से। कोल्हापुर की महज 23 साल की सई जाधव ने देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 53 साल के इतिहास को बदल दिया। दरअसल उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनकर इतिहास रच दिया। लेफ्टिनेंट का पद ग्रहण किया। IMA से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो उत्तराखंड की 130वीं बटालियन में शामिल होंगे। वहीं अमृतसर के जसनदीप सिंह ने भी एक ही परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में लेफ्टिनेंट बनकर नाम रोशन किया। लेफ्टिनेंट बनकर घर पहुंचे जसनदीप सिंह का ढोल नगाड़ों और भांगड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पंजाब के युवाओं से अपील की है कि वो मेहनत करके देश की सेवा के लिए आगे आएं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें।
और अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन, जहां पर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ पहुंचे और राधा भक्त मस्त रहो। तो लद्दाख से लेकर कश्मीर तक पहाड़ बर्फीली चादर ओढ़ चुके हैं। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही ये बर्फीला मौसम बेहद शानदार नजर आ रहा है। हालांकि अभी निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन शीतलहर का असर खूब देखा जा रहा है। फिलहाल तो पहाड़ों की मौसमी सूरज सैलानियों को खूब भा रही है, वो चाहे फिर दक्षिण भारत के हिल स्टेशन की सर्दी हो या ना हो। भक्ति और वीरता की धरती बुंदेलखंड में आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनाओं का जीवंत रूप है। झांसी में जैसे ही शीतलहर ने दस्तक दी, वैसे ही भक्तों की संवेदनाएं भगवान के लिए ऐसे जागी कि शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान को भी सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना दिए गए। कहीं पर स्वेटर, कहीं शॉल, तो कहीं ऊनी वस्त्रों से देव देवी प्रतिमाएं ये संदेश दे रही है कि यहाँ पर भगवान केवल आराध्य नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य है। बुंदेलखंड में हजारों सालों से ये मान्यता है कि भगवान घर के सदस्य की तरह है। जिस प्रकार मौसम बदलने पर मानव अपने रहन सहन में बदलाव करता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा और उपचार भी किए जाते हैं। यही वजह है कि ठंड बढ़ते ही सिद्धेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, राम मंदिर, पीताम्बरा माता मंदिर, साईं बाबा मंदिर सहित अनेक मंदिरों में भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। जाहिर है, शीतलहर में यह तस्वीर बताती है कि बुंदेलखंड की आस्था में मौसम ठंडा हो सकता है, लेकिन भक्ति की गर्माहट कभी कम नहीं होती। हम लोगों के सभी मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़े पहनाना, कंबल उड़ाना, शॉल उड़ाना, उनको अंगीठी जलाना, यानी उन्हें किसी आत्मवत्सर्भूतेषु, जो हमारे शरीर को होता है, हमारे मन को लगता है, वही हमारे भगवान को लगता है। ऐसी हमारी सनातन की मान्यता है। और फ्रांस की ऊंची चोटियों पर सर्दियों ने दस्तक दे दी है। फ्रेंच एल्प्स में स्कीइंग सीजन की शानदार शुरुआत हुई, जहां बर्फ, धूप और रोमांच का अनोखा संगम स्कीयरों को पहाड़ों की ओर खींच रहा है। सफेद चादर ओढ़े पहाड़, नीला आसमान और सूरज की चमक। फ्रेंच एल्प्स में स्कीइंग सीजन की शुरुआत कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरों के साथ हुई है। सीजन के पहले ही वीकेंड पर पहाड़ों पर भरपूर बर्फ देखने को मिली। ड्रोन से कैद हुए इन नजारों में साफ सुथरी जमी हुई बर्फ और उन पर बनते स्की के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। स्कीयर और स्नो बोर्डर्स ने इन खुली ढलानों का जमकर आनंद लिया। भीड़ कम थी और हालात एकदम परफेक्ट। चेयरलिफ्ट्स लगातार स्कीयर्स को ऊंचाई तक पहुंचा रही थी, जहां से नीचे उतरते हुए हर बोर्ड पर कुदरत का एक नया ही रंग दिखता है। दिन में तेज धूप रही, जबकि तापमान 6 से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। ठंड और धूप के इस संतुलन ने स्कीइंग के लिए बेहतरीन माहौल तैयार कर दिया। ऊपर से नीचे तक फैले ये दृश्य फ्रेंच एल्प्स की असली पहचान है। खुलापन, शांति और रोमांच। जैसे जैसे सूरज ढलता है, पहाड़ों की चोटियां सुनहरे और नारंगी रंग में रंग जाती है, मानो प्रकृति खुद इस सीजन का स्वागत कर रही हो। रात होते ही इसकी रिजॉर्ट की रौनक लौट आती है, एक और नए दिन की तैयारी के साथ। पिछले सीजन में फ्रेंच एल्प्स में करीब 4 करोड़ 82 लाख स्कीयर डे दर्ज किए गए थे। इस साल भी शुरुआती बर्फ और धूप ने इशारा दे दिया है कि स्कीइंग का ये सीजन यादगार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या कभी 72 साल के बुजुर्ग को जवान लड़कों से 2-2 हाथ करते देखा है, या किसी दिव्यांग का ऐसा जज्बा देखा है कि वो 50 के पार हो और हाथ से ईंट तोड़ दे? लेकिन ऐसा हो रहा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां एक कोच मजदूरों के बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के 28 राज्यों से 1000 से ज्यादा बच्चे यहां पहुंचे हैं। उम्र 72 साल है, लेकिन इनके आगे नए नए फाइटर आज भी पानी भरते हैं। इन बाजुओं में
वो ताकत है जिस पर किसी भी वार का असर नहीं होता, और ये वो फौलादी हाथ हैं जो ईंट को भी चकनाचूर कर सकते हैं। हिम्मत, हौसला और हद से गुजर जाने का जज्बा देखना हो तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में चले आइए। यहाँ इन दिनों जीत कुनेडो चैंपियनशिप चल रही है। जीत कुनेडो दरअसल से ब्रूस ली की बनाई वो फाइट फिलॉसफी है जो विरोधी के हमले को उसके शुरू होते ही रोकने और जवाबी हमला करने की सलाहियत पैदा करती है। ये तो सच है कि देश के दिव्यांग कभी रुकते नहीं। उन्हें जो करना होता है वो उसे जरूर करते हैं, जो सीखना होता है वो उसे जरूर सीखते हैं। तमाम सारे आप ऐसे खिलाड़ी देख रहे हैं जो कि ये व्हील चेयर पर हैं, लेकिन उनके सीखने का, उनके लड़ने का जज्बा ऐसा रहा है कि आज वो इस जीत कुंडो चैंपियनशिप में पहुंच गए हैं। 28 राज्यों के 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ अपने दमखम दिखा रहे हैं। उनमें वो दिव्यांग भी हैं जिनके माथे पर मेहनत का पसीना है और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। हर प्लेयर के यहाँ पहुँचने की अपनी कहानी है। इस खेल ने इन्हें आत्मविश्वास दिया है, हिम्मत दी है और ये भरोसा दिया है कि दुनिया में ये भी किसी से कम नहीं है। मेरे को 6 महीने हो गए सर इसको करते हुए। 6 महीने हुए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 53 एज है सर। 53 साल की हैं आप और अब आपने इसको सीखना शुरू किया है, खेलना शुरू किया है। तो अब क्या ऐसी बात थी कि आपको लगा कि इस उम्र में जाके ये सीखते हैं? क्योंकि मुझे पहले तो पता नहीं था इसके लिए, और बाद में जब मुझे पता लगा तो मैं स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ करना ही चाहती थी। तो मेरे को ये एक मौका मिला तो मैंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहा, क्योंकि इससे एक तो क्या है कि हमारे और दिव्यांगजन हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है और हमारी जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती है, और इसलिए मैंने इसको चुना। कितनी उम्र है आपकी? मेरी जो है 34 है। 34 है। कब से सीख रहे हैं आप? सर मैं ये जो क्लासेस ले रहा हूँ 3 महीने से क्लासेस ले रहा हूँ इसकी। क्यों सीखना शुरू किया, वजह क्या रही? सर एक तो ये जो आपने देखा होगा इसमें जोश बहुत लगता है, और सर इसको मैंने इसलिए सीखना चाहा कि हम लोग डिसेबल हैं तो हम लोग अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इसको सीखने के लिए सेल्फ डिफेंस बनना, इसलिए मैंने इसको सीखना चाहा। सर ये जीत कुंडो 6 महीने से सीख रहा हूँ और स्पोर्ट्स लाइन में मैं 2 साल से हूँ। 2 साल पहले आप क्या खेल रहे थे? सर मैं इससे पहले स्टार्टिंग मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट से की थी, उसके बाद में नरेश सर की शरण में आ गए बाराखंबा मॉडर्न स्कूल में, वहाँ पे हमने स्विमिंग किया है। अभी स्विमिंग के अंदर भी हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, और पावर लिफ्टिंग का नेशनल प्लेयर हूँ। और यहाँ पे जीत कुंडो अभी 6 महीने से हमने स्टार्ट किया है। जीत कुंडो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जीत कुंडो के अंदर जो एक्सरसाइज है वो हमारे सभी गेम्स में काम आती है, पूरी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और जोश उसमें ऐसा आ जाता है कि बस उसके बाद में हम सब कुछ तोड़ सकते हैं। सबसे कमाल की कहानी तो यहाँ आए जनकराज की है। आज इनकी पहचान जीत कुनेडो एक्सपर्ट की है। जनकराज बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और लगे हाथ अपना दमखम भी आजमा लेते हैं। 1972 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। सर इस उम्र में भी आप खुद को कैसे फिट रखे हुए हैं? सबसे पहले तो खाना पीना, खान पीन जो है ना वो करा, उसके पे ध्यान देना, बाहर की चीजें नहीं खानी, और एक्सरसाइज। आप आज भी फाइट लड़ते हैं? आज भी मैं करता हूँ। अभी आपने देखा उदाहरण। इन मुस्कुराहटों के पीछे केवल मोटिवेशन नहीं है, बल्कि इन प्लेयर्स ने खुद को साधने के लिए अथक मेहनत भी की है। इनमें कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं तो कुछ देश को मेडल दिला चुके हैं। इनके साथ जो मेन चैलेंज है, इनको सबसे पहले तो इनको हमने कॉन्फिडेंस देना है, खुशी देनी है, फिर इनकी मेंटली और फिजिकल फिटनेस को हमने इम्प्रूव करना है, और फिर उसके लिए हम इनको ट्रेनिंग देते हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। हमारे बच्चे अभी जिन्होंने स्विमिंग सीखी है 3-4 साल पहले, नेशनल रिकॉर्ड बना के आए हैं, स्टेट में मेडल लिया है। दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम इन दिनों दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। पंजाब से आए अजय मान उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनका खेल के लिए प्यार अद्भुत है। एक लड़का जिसने अपना पूरा जीवन जीत कुंडो को दिया, लेकिन उसे कभी एक प्रॉपर कोच नहीं मिल पाया, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। उसने जो सीखा अपने आप सीखा,
यहाँ वहाँ देखकर किसी से पूछकर सीखा। लेकिन अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ, एक युवक बना, तो उसने ठान ली कि वो उन गरीब बच्चों के लिए कभी भी ट्रेनिंग की कमी नहीं होने देगा जो जीत कुंडो सीखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ पंजाब के अजय मान हैं और अजय इस वक्त लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों को फ्री में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें पंजाब के बच्चे हैं, इनमें हिमाचल के बच्चे भी हैं और आज दिल्ली में भी ये अपने कुछ बच्चों को लेकर आए हैं। जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं वो 3 बड़े बच्चे, ये एक छोटी सी बच्ची, इन सब के पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूर हैं। मतलब उनके लिए ये फीस का जुगाड़ करना, इन कपड़ों का जुगाड़ करना, शायद डाइट का जुगाड़ करना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन उनके कोच अजय जी ये सारा काम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। कितने सालों से आप लगे हुए हैं इस काम में? मैं सर 1998 के अंदर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और 1998 से लेके अभी 2025 तक जितनी भी मैंने अभी तक बच्चों को ट्रेनिंग कराई है, फ्री ट्रेनिंग कराई है, कभी बच्चों से फीस वगैरह नहीं ली है मैंने अभी तक। बहुत शुभकामनाएं आपको अजय सर, और उम्मीद है कि आप जिस मुकाम के साथ, जिस मुहिम के साथ आप निकले हैं, ज़रूर एक दिन ये बच्चे आपके लिए और हमारे देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अगर मालवा में हुआ विशाल विवाह सम्मेलन सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं रहा। इस समारोह में जरूरतमंद बेटियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर शहर का नजारा दिखाया गया। हेलीकॉप्टर की उड़ान उनके लिए सपनों की उड़ान जैसी थी। देखिए। आगर मालवा से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि ये आयोजन सिर्फ शादियों का नहीं बल्कि जरूरतमंद बेटियों के सपनों को उड़ान देने का भी था। हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर देखने का मौका मिला उन बेटियों को जिनका सामूहिक विवाह हो रहा था। यही खास नजारा बना आगर मालवा के विशाल वैवाहिक सम्मेलन की पहचान। 551 बेटियां मेरी आई है, मेरी बहनें आई है। ये आगर विधानसभा मेरा परिवार है और परिवार की सारी बेटियों को आज हम प्रणय सूत्र में बांध करके, मेरी बेटा और बहू भी आए हैं, परिवारजन आए हैं, सब इन्हें हम डोली में बिठाएंगे और ये जहां भी जाए बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूं ये इनकी खुशियां भरी रहे हमेशा। इस सम्मेलन में 2 लाख से ज्यादा महिला पुरुष शामिल हुए। आयोजन बीजेपी विधायक मधु गहलोत ने दादा नरसिंह फाउंडेशन के माध्यम से किया। सम्मेलन में अनाथ कन्याओं का निःशुल्क विवाह गायत्री पद्धति से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि विधायक मधु गहलोत ने 4 बेहद गरीब और बेसहारा कन्याओं को हेलीकॉप्टर में बिठाया। इनमें एक दिव्यांग कन्या भी शामिल थी। बेटियों ने आसमान से पूरे विवाह स्थल का नजारा देखा। मैं सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा भाई मिलेगा और हेलीकॉप्टर में घुमाएगा। पहली बार सपने में बैठी थी। सपने में बैठ चुकी हैं तो वो सपना आज साकार हो गया। मतलब आप इन्होंने किया है पूरा। विवाह के लिए बेहद विशाल मंडप बनाया गया था। वर और वधुओं के लिए अस्थायी कमरे तैयार किए गए थे। कमरों में पहले से ही कन्यादान में दिया जाने वाला गृहस्थी का सामान रखा गया था। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए सभी लोगों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था की गई थी। वहीं एक दूल्हा ढोल नगाड़ों के साथ बैलगाड़ी में विवाह स्थल पहुंचा, जिसने सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ऑनलाइन जुड़े और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। खास बात ये रही कि सम्मेलन में विधायक मधु गहलोत के बेटे का भी विवाह हुआ, जिसने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। रतन टाटा ने कहा है कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसलिए सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।